हेलो एवरीवन। यूपी में निकली एक भर्ती, इसके बारे में बता दूं। निकली है पुलिस विभाग में। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, ये भर्ती निकली है पुलिस विभाग में, जो कि है रेडियो संभाग या असिस्टेंट ऑपरेटर की, जो कि है रेडियो में। ठीक है, ये पुलिस में भर्ती है, यूपी पुलिस की। इसमें जो टोटल पद निकले हैं, इसमें जो सैलरी रहेगी वो आपकी 25,500 से स्टार्टिंग होगी इनिशियल पे। अलाउंसेस लगा के, ठीक है, वो आराम से बढ़ जाएगी और मैक्सिमम आपकी मिलेगी 81,100 रुपये। ठीक है, इसमें टोटल आपकी वैकेंसी आपकी 44 है। ठीक है, और इसमें ओबीसी अनरिजर्व के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 11 और और अनुसूचित जाति के लिए 9 और जनजाति के लिए 0 वैकेंसी है। बात करते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में, तो इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 0 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 है और महिला के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व है। ठीक है, इसमें ऑपरेटर का काम करना पड़ता है। मेन चीज मैं आपको बता दूं, वर्क प्रोफाइल क्या है। ठीक है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब इन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया। वैसे सीधी सी बात है, वैकेंसी निकलती तो ऑब्वियसली भर्ती है, बढ़ती ही है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी जैसे कि हमें यूपी में किसी कुछ एक एक बंडल से हमें वैकेंसी मिली, तो कुछ दो तीन बंडलों को मिला के निकाल दी, रिलीज कर दी। ठीक है, फिर धीमे धीमे करके जहां से हमें जोन से धीमे धीमे आते जा रही हैं, फिर वैसे ही अपडेट हो जाती हैं, है ना। अगर निरस्त भी होंगी तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे निरस्त होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि निरस्त नहीं होता अभी तक। उसका इनका एग्जाम चलता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपके 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आज से। ठीक है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 2 जनवरी है। ठीक है, पेमेंट का भी सीन सेम ही है, 2 जनवरी है। और जमा करने का और समायोजन का, ठीक है, तो शुल्क समायोजन की तिथि का वो 5 है। तो एक तरीके से आपका सारा सारा काम 2 जनवरी तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज का आपका विशेष ध्यान रखें। सभी दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस है आपको ओटीआर के थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपको पता अभी जो वैकेंसी आई थी तो उसमें भी ओटीआर के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फीस की बात करें तो इसमें 500 रुपये फीस लगेगी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए आपकी फीस लगेगी 400 रुपये। ठीक है, और राष्ट्रीयता तो ठीक है, नेशनलिटी इंडियन चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना हो तो जारी किया गया हो, ना देने के इनकार किया गया हो, तो किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। उसे इस शर्तों से अंतरिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए हो। ठीक है, ये स्पेशल डिक्लेरेशन तो वो चीज देख लेना। नेक्स्ट, आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें इस पोस्ट के लिए, तो शैक्षणिक अर्हता क्या है। भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषय में सहित इंटरमीडिएट, मतलब आपकी 12th में या तो फिजिक्स हो या मैथ्स हो। ऑब्वियसली बात है, अगर फिजिक्स या मैथ्स है ना, तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये एक दूसरे परफेक्श में यहाँ पे एवं लिखा हुआ है। ठीक है, या अथवा नहीं लिखा हुआ है। तो आपके पास पीसीएम होगी तो आपके पास 12th में अगर फिजिक्स है या मैथ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, परीक्षा के दैट्स इट। और कोई ऐसी एलिजिबिलिटी उन्होंने खास नहीं की। देखो फिजिकल वाली जो होती है तो वो चीज़ थोड़ी होनी ही चाहिए। दैट्स इट। क्या होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टिप्पणी, आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, अंक तालिका प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। कहने का मतलब ये, जब आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, है ना, आपके पास आपकी जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि 12th में सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है, और तो वो दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों केसेस अगर आपके पास नहीं है फॉर्म भरने की लास्ट डेट में, और सर्टिफिकेट पे तो डेट डली होगी ना, ठीक है, और मार्कशीट पे भी डली होगी, तो अगर दोनों ही केसेस में अगर ये इसके बाद की डेट निकलती है, ठीक है, 2 जनवरी के बाद की, तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, डीवी में आपको निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थ यानी शुद्ध समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब कहने का मतलब जब डीवी होगा तब आप ऑब्वियसली आप रिप्रेजेंट तो करोगे। अब डिजायरेबल अधिमान्य रहता है, मतलब डिजायरेबल मतलब अगर आपको आपके पास ये होगी तो आपको प्रेफरेंस फर्स्ट दिया जाएगा। या कहने का मतलब ये फर्स्ट आपके पास डोए के एनालिटिक से ओ स्तर, मतलब ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर में जो ओ लेवल कोर्स होता है, एक बीसीसी होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, दूसरा होता है ट्रिपल सी होता है, एक फिर उसके ऊपर ओ लेवल होता है, ए लेवल होता है, बी लेवल होता है। तो ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ओ लेवल की इन्होंने बात की गई है, अगर आपके पास हो तो दैट्स टू बी ओके। ठीक है, पहले नहीं जैसे कि ट्रिपल सी का बहुत क्रेज चला था, हर जगह लगभग 10+2 के साथ ट्रिपल सी मांग रहे थे, ट्रिपल सी मांग रहे थे। ठीक है, अब धीमे धीमे करके जो ट्रिपल सी वाले हैं ना वो ओ लेवल पे पहुंच गए हैं, और जो बेसिक वाले थे वो ट्रिपल सी पे आ गए। अब उसमें ये कह दिया कि आपको मतलब ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस ये चलाना चाहिए, है ना। द प्रादेशिक सेना में मतलब अगर आपने जैसे कि जो आपका जो अग्निवीर वगैरह, तो उसमें मतलब वो भी पढ़ सकते हैं, उनको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चलेगा। या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में आपका बी प्रमाण पत्र हो तो वो भी चलेगा। एज की बात कर लेते हैं, तो ये जो एज है जो मिनिमम 18 है। ठीक है, और आयु पूर्ण कर ली हो, और 22 से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, मतलब और मैक्सिमम एज 22 है। अगर ठोक पीट के देखें, सीधी सी बात, आपकी जो एज है, ठीक है, 1/7/2003 से लेके 1/7/2007 के बीच में, या फिर ये दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें एलिजिबल है। शॉर्टकट की बात समझें
तो और जो रिलैक्सेशन होगा वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, दूसरी बात सुन लें, आपका जो भी रिलैक्सेशन हो किसी भी तरीके का, ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, और ओबीसी वाले, ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें, आपका यूपी का ही इशू सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, ठीक है। दूसरी बात, स्पेशली ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये चीज एक चीज ध्यान रखें, आपके में क्रूशियल डेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो 1/4/2025 के बाद का इशू ही सर्टिफिकेट इसमें वैलिड होगा, ठीक है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले वाला, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से अभी एम्स में बहुत से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिनका ये बड़ा इशू है और जिनकी वजह से वो पक्का रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, अब इसमें जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, वरना आपको अब इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें 400 अंक का पेपर होगा आपका, ठीक है, 4 सेक्शन आएंगे, सामान्य हिंदी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, ठीक है, और संज्ञान मतलब मेन चीज है रीजनिंग, ठीक है, मानसिक अभिरूप परीक्षा एंड बुद्धिबल परीक्षा एंड तार्किक परीक्षा, ठीक है, तो इसके 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसके भी 40 और इसके भी 40, तो टोटल हर क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या 40 और अंक अधिकतम 100 है, ठीक है, तो कुल मिला के आपको बदल गया 2.5 अंक का एक क्वेश्चन होगा आपका। तो मेरे ख्याल से पेपर तो कुछ इतना हार्ड मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड एवं अदृश्य सेवा ने 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा से अपात्र नहीं होगा, ठीक है, मतलब मेन चीज है, आपको अगर इसमें से मिनिमम आपको 50% लाने पड़ेंगे तब आपको ये सोचा जा सकता है, पर आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो मिनिमम आपको 300 से ऊपर लेके आइएगा, और सही बताऊं बड़े आराम से ला सकते हो, ऐसा मुझे कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा, ठीक है, ऐसा ही आता है, या मैंने पहले ऐसे कभी दिया नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्व तो कर लेंगे, क्योंकि इसमें ये सारे सब्जेक्ट लगभग ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीटेड है। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में और एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ साथ विभिन्न पालियों में कलम कागज, ठीक है, कलम कागज के आधार लिखित परीक्षा मतलब ओएमआर प्रणाली के माध्यम से चल गया है। कहने का मतलब ये है, आप ये नहीं कह सकते जैसे अभी जैसे कि यूपीपीसीएस का किया गया था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मल्टीपल शिफ्ट में करा देंगे, तो मल्टीपल शिफ्ट में पीसीएस जैसा एग्जामिनेशन का नॉर्मलाइजेशन होना, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कितना घातक चीज है वो, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा और पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी पेपर एक से अधिक अगर 2 शिफ्ट में भी सेम डे में होता है तो नॉर्मलाइजेशन आप ये 99% होता ही है, ठीक है। अब इसमें तो क्या मल्टीपल डेज में भी हो सकता है, मल्टीपल शिफ्ट में भी हो सकता है, तो इसके लिए आप रेडी रहिए माइंड में का। दूसरा, आपका ये जो पेपर है कुल मिला के जो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 160 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि 160 क्वेश्चन है और 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा, मतलब 150 मिनट का पेपर होगा, ठीक है, और लिखित परीक्षा के 4 भाग मतलब 4 सेक्शन होंगे, ठीक है, जैसे मैंने 4 बताए वही सब सेक्शन होंगे, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है, गोले भरने पड़ेंगे, दैट्स इट। एक ध्यान रखना, ओएमआर में जो नंबर है, रोल नंबर है आपका और सब्जेक्ट कोड है वो विशेष ध्यान से भरना, ठीक है, वरना आप कितना भी अच्छा कर लो पेपर सब बेकार हो जाएगा, उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल प्रति अपने साथ लेकर लेकर चले जाने वाले अभ्यर्थी का कहने का मतलब ये है, इसमें आपको 3 प्रतियां मिलेंगी, ठीक है, जिसमें कि मूल प्रति, द्वितीय प्रति बोर्ड के अप्लिक होगी, तो मतलब पहली प्रति, और जो होगी वो जाएगी सबमिट, दूसरी प्रति ओएमआर में। इसमें बात देख लेते हैं, इसमें आपकी 3 प्रतियां होंगी, जैसे कि अभी कुछ एग्जामिनेशन हो रहे हैं जिसमें 3 प्रतियां आ रही हैं, पीसीसी वाले में 3 प्रतियां आई थी, ठीक है, जिसमें कि एक होती है जो कि सीधी बात है ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, जो स्कैनिंग कॉपी होती है मूल प्रति, द्वितीय होती है जो बोर्ड के पास जाती है अभिलेख मतलब एक तरीके, और तृतीय जो होती है वो अभ्यर्थी प्रति होती है, मतलब जो लास्ट कॉपी है वो आप अपने साथ ले जा सकते हो। उसके अतिरिक्त इन दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी में से अगर कोई भी आप लेके जाते हो, मूल प्रति अगर ले गए तो आपका एप्लीकेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा सेम डे, और आपके क्लास खिलाफ केस भी हो सकता है, क्योंकि मेन चीज है मूल प्रति बिना परिवीक्षक के उसकी जांच की कैसे बाहर चलेगी, तो इसलिए अब मेन चीज क्या होता है ना, जब जैसे टाइम होता है ना गेट बंद कर देते हैं कई बच्चे बोलते हैं भाई गेट बंद क्यों बंद कर दिया हमारे ठीक है, तो गेट बंद कर देते हैं, तो गेट बंद करके जब तक उनके पास जो वहाँ पे पर्यवेक्षक होते हैं तो उनके पास कंप्लीट कॉपियां नहीं आ जाती हैं, सबकी ओरिजिनल सेट्स नहीं आ जाते, फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी नहीं आ जाती है, तब तक वो बाहर नहीं निकल देते कंप्लीट काउंट करके, क्योंकि ऐसा 1-2 बार हो गया है, ठीक है, तो इस टू बी पास्ट अफेक्स में तो उसके अकॉर्डिंग ये सब किया करते हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा हो गया, ओएमआर कैसे होना पता चला क्या, 3 नौदे को नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ठीक है, ये मान के चलो, क्योंकि देखो ये ऐसा एग्जामिनेशन है एक शिफ्ट में बच्चा होना बहुत कम बात है, और 44 वैकेंसी ये नहीं रहेंगी, क्योंकि पिछली बार लगभग 300 प्लस वैकेंसी समथिंग आई थी, ठीक है। नेक्स्ट, और आपके लिए क्या अपडेट है, मैंने लगभग एज बताई थी, एलिजिबिलिटी थी, ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, है ना, तो ये फिजिकल पैरामीटर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इंडिविजुअल, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं कुछ और देख रहा हूँ कि एसेंशियल क्या है, एसेंशियल टिप्पणी टिप्पणी टिप्पणी, ठीक है, ये सब जो मैंने आपको पहले बता दिया ना, ये देखो 1/4/2025 वो सब पहले ही, आप इसको आप डिटेल में पढ़ोगे आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट में सब कुछ बता ही दिया है ना। और
कहाँ से इशू वगैरह सर्टिफिकेट ये उसके बारे में दिया गया है, आवेदन की अंतिम तिथि तक जमा कर लें, ठीक है। और अगर किसी का भी अगर सर्टिफिकेट जो मैं कह रहा हूँ अगर नहीं बना है, ठीक है, तो फटाफट से बनवा लो, क्योंकि अंतिम तिथि की अगर बाद का बना हुआ होगा तो वैलिड नहीं होगा। मतलब इसमें आपका नंबर भरा जाए कि ना भरा जाए उससे कोई मतलब नहीं है, प्रमाण पत्र संख्या ना भरी जाए ना भरी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, इशू डेट देखी जाएगी, ठीक है। तो इतनी ध्यान रखना, क्रूशियल डेट होती है, क्रूशियल डेट का मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट, ठीक है। और कोई भी ऐसी डेट जिससे जो एक डेडलाइन डिसाइड करती हो, एक बॉर्डर डिसाइड करती हो कि नहीं इसके आगे नहीं या इसके पीछे का नहीं, ठीक है, वो क्रूशियल डेट बोलते हैं। और ये स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा चलती है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि जैसे कि इसमें कहा गया कि कोई भी सर्टिफिकेट आपका इशूड हो वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए और 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। तो बस यही बात थी। और ये आपका थोड़ा सा पेपर है, ये आपका सिलेबस है, ये मैं सिलेबस आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एज ए मैं करूंगा तो फिर मेन चीज़ कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बात को अगर इन डेप्थ आपको अपना समझा पाऊँ तो फिर रफली कहने में क्या ही अंजाए, उतना तो मैं आपको कह ही चुका हूँ, ठीक है। कि जनरल ओवरव्यू तो मैंने आपको दे ही दिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसके सिलेबस के साथ। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर आपको क्लासेस चाहिए और नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मैं प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मेरे कंप्लीटेड सब्जेक्ट है, तो इसलिए मेरे पास तो अवेलेबल होंगे ही। जय हिंद। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। वरना आपको